प्रिय छात्रों, आज हम आपको क्लास में आपका संविधान का कंटिन्यूएशन करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि संसद के बाद से एक तरीके से हमारे वीडियो आने संविधान में ब्रेक हो गए थे, तो इससे आप लोग परेशान मत होइएगा कि अब जितना संसद था उसके बाद से अब पॉलिटी या संविधान का वीडियो सर अब नहीं डालने वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी स्टार्टिंग किया गया उसका एंड ज़रूर किया जाएगा। और इसमें आप लोग देखेंगे कि जैसे जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको जो चीज़ पढ़नी हो, जैसे लेखपाल से संबंधित जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उसमें जो भी लेखपाल से संबंधित पढ़ना है वो लेखपाल पढ़ लीजिए। अगर पॉलिटी पढ़ना है, जनरल नॉलेज पॉलिटी या संविधान पढ़ना हो तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट का निर्माण किया गया है। तो अभी तक जैसे कि बहुत दिनों से आपका पॉलिटी वगैरह का टॉपिक रुका हुआ था, जितना हमने पढ़ाया था संसद तक उस पे मैं केवल एज ए क्वेश्चन आंसर के रूप में प्रैक्टिस करा रहा था। क्वेश्चन आंसर कराना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि संविधान में आर्टिकल तो सब तैयार कर लेते हैं, लेकिन उससे जो व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं, व्यवहारिक प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर जल्दी किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसी वजह से हमने चैप्टर वाइज पॉलिटी का एक एक चैप्टर वाइज ले करके उसका प्रश्न उत्तर आप लोगों के सामने प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व कराया। तो संसद तक के चैप्टर जैसे कि संविधान का भाग 1 या उसके पहले संविधान का निर्माण के बारे में हमने बता चुका है। उसके बाद से निर्माण जब हो गया तो संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, उस पर क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है। उसके बाद से फिर आपका दूसरा चैप्टर नागरिकता का पर भी आपका पूरा डिटेल होने के बाद से उस पर क्वेश्चन आंसर के रूप में प्रैक्टिस कराया जा चुका है। उसके बाद से तीसरा आपका फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार, उस पर भी व्याख्यात्मक तरीके से उसकी व्याख्या करते हुए उस पर क्वेश्चन आंसर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। तो इस तरीके से जितने भी कंटिन्यू चैप्टर वाइज अगर आप उसको कायदे से पढ़ना चाहें तो आपका एक तरीके से फुल्ली नोट्स पॉलिटी का या संविधान का तैयार हो जाएगा। करते क्या हैं लोग कि कभी कभी कोई टॉपिक कुछ और उठाते हैं, अगले वीडियो में कुछ और उठा देते हैं, तीसरे वीडियो में कुछ और टॉपिक उठा देते हैं, जिससे एक सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन मैं इसी सिस्टम को जारी रखते हुए या चैप्टर वाइज सिस्टम को जारी रखते हुए आपके सामने पॉलिटी 0 से स्टार्ट किया और उसको एंड तक अनुसूची वगैरह पढ़ा करके उसको मैं बाइंड अप करूँगा। उसके बाद से फिर हिस्ट्री वगैरह के नोट्स वगैरह के बारे में सोचूंगा, या हिस्ट्री वगैरह का जो भी है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, इस पर धीरे धीरे आपका वीडियो मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आज के जो टॉपिक है वो आज के पॉलिटी का टॉपिक हम इंडियन जुडिशियरी, भारतीय न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका। इसी इंडियन जुडिशियरी या भारतीय न्यायपालिका के बारे में आज आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब इसमें भारतीय न्यायपालिका में क्या क्या शामिल होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारतीय न्यायपालिका में कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं। तो भारतीय न्यायपालिका के संबंध में एक चार्ट बना करके इसको क्लियर किया जा सकता है, और इस चार्ट के अंतर्गत आपके कुछ न्यायालय इसमें शामिल हैं, जिसमें आपका सबसे पहला जो न्यायालय आता है वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, और इसी सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग शार्ट में क्या कह सकते हैं, शार्ट में SC के रूप में इंडिकेट करते रहेंगे हम। उसके बाद से जो दूसरा न्यायालय होता है वो है आपका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, जिसको इंग्लिश में हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसको हम शार्ट में इंडिकेट करते रहेंगे HC। उसके बाद से इसके निचले पायदान पे जो न्यायालय आता है जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय,
जिसको डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट के नाम से जाना जाता है। चौथे स्टेज पे आता है आपका मुंसफ कोर्ट। मुंसफ कोर्ट मुंसिफ न्यायालय या मुंसफ कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से भारत में ये 4 प्रकार की न्यायपालिका के रूप में कार्य करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद से एक एक कोर्ट के बारे में मैं आपका व्याख्या करूंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर की व्याख्या होगी, उच्च न्यायालय चैप्टर की व्याख्या होगी, जिला एवं सत्र न्यायालय, और उसी के अंतर्गत आपका मुंसफ कोर्ट की भी व्याख्या की जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या है? सिर्फ एक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कितना है? तो भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत है, और वो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास के बारे में सबसे पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 ईस्वी में की गई थी। इस पे भी आपका आधुनिक इतिहास वगैरह में क्वेश्चन आता है, या संविधान में भी आ जाता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सबसे पहले भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेज़ों ने पारित किया, और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन क्या ये सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र होकर के कार्य करता था? नहीं, क्योंकि उस समय ब्रिटिश न्यायालय, ब्रिटेन का सबसे बड़ा न्यायालय कौन था? प्रीवी काउंसिल, और ये इसी प्रीवी काउंसिल के अंडर में अपना सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया, और उसी के अंडर में ये काम करता था। उसके कुछ समय के पश्चात आपका भारत शासन अधिनियम 1935 आया, और इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रीवी काउंसिल के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया, और भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। तो इस तरीके से जो मुख्य क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। इसके पहले ये भी कई परीक्षाओं में क्वेश्चन हमने देख चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जब आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो उस समय मैरिस गोयर, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो मैरिस गोयर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। उसके बाद से जब 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया। तो एक तरीके से ये आपका इतिहास के रूप में हो गया। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद से भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि कहाँ पर की गई? नई दिल्ली में स्थापित किया गया। तो अब एक भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक है, और ये स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली। उसके बाद से इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को इस सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। उसके बाद से जो अगला इसमें क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार, वास्तुकार का मतलब क्या होता है? वास्तुकार का मतलब होता है उसका डिजाइन करता या आर्किटेक्ट, उसका आर्किटेक्ट कौन था। जैसा कि आप लोग संसद वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया हुआ है कि संसद का डिज़ाइन किसके द्वारा बनाया गया, उसी तरीके से ये जो सर्वोच्च न्यायालय का डिज़ाइन है या आर्किटेक्ट है, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय का डिज़ाइन या वास्तुकार जो थे वो भीखाजी देवोलीकर थे। भीखाजी देवोलीकर। तो इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का जब उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को, तो उद्घाटन के पहले उस सर्वोच्च न्यायालय के डिजाइनकर्ता कौन थे? तो भीखाजी देवोलीकर। जब सर्वोच्च न्यायालय, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना की गई, तो उसमें मूल रूप से
न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी, जिसमें आपका एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश के रूप में शामिल थे। अब जब 7-8 न्यायाधीश थे तो समय समय पर जिस जिस तरीके से जब जब संसद को ये समझ में आया या देश को ये समझ में आया कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया जाना चाहिए, तब तब संसद, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या बढ़ाने का कार्य होता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। तो संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती रही। तो इस तरीके से अब वर्तमान में हम लोग चलते हैं। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीशों से मिलकर गठित होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में 34 न्यायाधीशों से मिलकर गठित होता है। अब 34 न्यायाधीश में आपका एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और 33 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश के रूप में शामिल होंगे। तो इस तरीके से आपका ये बेसिक चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय के रूप में तैयार हो गई कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सबसे बड़ा न्यायालय है और वो एक है, और वो कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। अब वास्तुकार कौन था? तो भीखाजी देवोलीकर। और इसका गठन कितने न्यायाधीशों से मिलकर होता है? तो गठन के संबंध में अभी और मैं आपको आगे डिटेल बता दूंगा कि जब अब गठन का जो प्रावधान है, ये गठन का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 124(1) के अंतर्गत दिया गया है। और उसी आर्टिकल 124(1) में ये कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर गठित होगा। तो उसी में मैं बताऊंगा कि मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, फिर कुछ समय के पश्चात कितनी कर दी गई, फिर उसके बाद से किस सन में कितना बढ़ाया गया। इसके संबंध में जब गठन की हेडिंग लेकर के चलूँगा तो उसमें आपको और डिटेल बता दूंगा। बाकी इतिहास के बारे में आप लोग इसका जान ही लिए कि सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना स्वतंत्र रूप से कर दी गई, प्रीवी काउंसिल के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग हाई कोर्ट की बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं कि हाई कोर्ट में आपका उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। 25 मतलब कि ये कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु आर्टिकल 231 में ये कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो एक हिसाब से आप देख रहे होंगे कि भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8, यानी कि टोटल अगर मिला दिया जाए तो उनकी संख्या 36 हो रही है, 36 हो रही है। लेकिन उच्च न्यायालयों की भारत में कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। क्यों है? क्योंकि वही आर्टिकल 231 के अंतर्गत ये कह दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। तो कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय से क्या कर दिया गया? अटैच कर दिया गया है या जोड़ दिया गया है। तो इस वजह से 11 इसमें संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इस तरीके से आपका उच्च न्यायालयों की भारत में कुल संख्या 25 है। ठीक, अब इसमें उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? तो आपका लॉर्ड कैनिंग, आधुनिक इतिहास का पार्ट है लॉर्ड कैनिंग, और इसी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 इसके द्वारा पारित किया गया। तो जब लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया तो इसी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत 1862 में सबसे पहले कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और उसके बाद से समय समय पर भारत में अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना होती रही। ठीक, अब आते हैं हम लोग कि इसमें न्यायाधीशों की संख्या। अब चूंकि ये उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय किस में रहेगा? तो आपका प्रत्येक राज्य में। ठीक, अब जब प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है तो उस तरीके से राज्य के अनुसार इसकी स्थापना निर्धारित है। तो प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा जो उसी राज्य में क्या होगा? स्थित होगा।
उसके बाद से उद्घाटन के संबंध में इसमें क्वेश्चन नहीं बन पाता है। अब एक अगर उद्घाटन के संबंध में देखा जाए तो सिर्फ यही एक क्वेश्चन बनता है कि आपका जो लास्ट 25वां उच्च न्यायालय बना वो कौन सा है। अब ये 25वां जो उच्च न्यायालय बना वो कौन सा है, इसके संबंध में आप लोग आंसर हमको कमेंट में देंगे। मैं इधर बीच नहीं बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में नहीं बताऊंगा, जब भी बताऊंगा इसको हाई कोर्ट वाले में। उसके पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया या किस राज्य का उच्च न्यायालय 25वां उच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया। उसके बाद से जब प्रत्येक राज्य का एक अपना उच्च न्यायालय है तो उसके डिजाइनकर्ता वगैरह से भी क्वेश्चन उठने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है, क्योंकि अब जो भी बिल्डिंग वगैरह तैयार की जाती है वो किसी न किसी संस्था के द्वारा, CPW के द्वारा या PWD के द्वारा या फिर कोई उसका अन्य प्राइवेट कंपनी उसको अपना ठेका पर लेती है। अब यहाँ पर न्यायाधीश की संख्या के संबंध में अगर कहा जाए तो न्यायाधीश की संख्या की बात की जाए तो हर राज्य के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या क्या की गई है, निर्धारित की गई है। मतलब कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी अधिक है या जिस स्टेट में केस की संख्या या वादों की संख्या अधिक है उस स्टेट के अनुसार वहाँ के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है। जैसा कि भारत का न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ लफड़ा ज़्यादा होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। इस वजह से वहाँ केसेस भी क्या होंगे, अधिक होंगे। और जब केसेस अधिक होंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ न्यायाधीशों की संख्या भी क्या रखी जाएगी, अधिक रखी जाएगी। तो इस तरीके से ये हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में कि कितने न्यायाधीशों से गठित होता है, इसके बारे में हम लोग हाई कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग का कौन सा है, तीसरा जो है वो जिले स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अब जिला एवं सत्र न्यायालय के रूप में काम करता है प्रत्येक जिले में, तो इसका मुखिया कौन होता है। जिला एवं सत्र न्यायालय कहाँ पर काम करता है, तो प्रत्येक जिला में। और इस प्रत्येक जिला में जब ये जिला एवं सत्र न्यायालय रहेगा तो इस जिला एवं सत्र न्यायालय का मुखिया कौन होता है, तो जिला एवं सत्र न्यायालय का मुखिया जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको कि हिंदी में कहते हैं जनपद न्यायाधीश। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ये डिस्ट्रिक्ट जज 2 प्रकार के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार रखता है। 2 प्रकार के मुकदमों की सुनवाई में आपका कौन सा है, तो एक हो गया आपका सिविल वाद और दूसरा आपका है फौजदारी वाद। ये जो सिविल वाद होता है, ये सिविल वाद और फौजदारी वाद बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो एक तरीके से आपका सिविल वाद के अंतर्गत आपका जो भी ज़मीन जायदाद से संबंधित मुकदमे होते हैं वो सभी मुकदमे किसके अंतर्गत आते हैं, सिविल वाद के अंतर्गत आते हैं। और ज़मीन जायदाद न कह के ये कह सकते हैं कि जो भी क्षतिपूर्ति से संबंधित मुकदमे होते हैं, क्षतिपूर्ति से संबंधित मुकदमे, क्षतिपूर्ति से संबद्ध वाद, जितने भी क्षतिपूर्ति से संबंधित केस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सिविल केसेस के रूप में जाने जाते हैं। अब क्षतिपूर्ति का मतलब क्या हुआ, तो क्षतिपूर्ति का मतलब ये हुआ कि आपका जैसे कि क्षतिपूर्ति का मतलब कि मोटर क्लेम का आप लोग नाम सुने होंगे। मोटर क्लेम का मतलब क्या होता है, मोटर दुर्घटना। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर मोटर एक्सीडेंट में मर जाता है तो मोटर एक्सीडेंट में मरने के पश्चात उसके परिवार वाले क्या करते हैं, उसके परिवार वाले जो हैं उसके मृतक के
मृतक के मरने की वजह से जो भी क्षतिपूर्ति या हानि हुई उसके लिए ये लोग क्लेम करते हैं न्यायालय में, और इंश्योरेंस कंपनी या गाड़ी मालिक उतना क्षतिपूर्ति उसको प्रदान, उसके परिवार वालों के भरण पोषण के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। उसके साथ साथ जो विवाह से संबंधित मुकदमे होते हैं, मैरिज से संबंधित मुकदमे होते हैं, जब वो कुछ समय के पश्चात वही मैरिज या विवाह जो है तलाक के रूप में तब्दील होता है, तो उस कंडीशन में उस विवाह से संबंधित जो भी आपका हमको नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई किस केस के अंतर्गत की जाती है? सिविल केस के अंतर्गत की जाती है। अब जब ये डिस्ट्रिक्ट जज सिविल केस की सुनवाई करता है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जनपद न्यायाधीश के नाम से संबोधित किया जाता है। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज सिविल केस की सुनवाई कर रहा है तो उसको किस नाम से संबोधित किया जाएगा? जनपद न्यायाधीश के नाम से संबोधित किया जाएगा। और ये जो सिविल केसेज होते हैं, इस सिविल केसेज की सुनवाई जो है किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है? तो सिविल केसेज की सुनवाई आपका सीपीसी एक अधिनियम होता है जिसको कि सिविल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रक्रिया संहिता के नाम से जाना जाता है, जिसके रचना की गई थी 1908 में। तो उसी सीपीसी या सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत सिविल केसेस की सुनवाई की जाती है। अब आते हैं हम लोग फौजदारी वाद। तो फौजदारी वाद क्या होता है? इसको एक तरीके से इंग्लिश में कह सकते हैं क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेज। अब जो भी क्राइम से रिलेटेड मुकदमे होते हैं उसको फौजदारी केस के रूप में या वाद के रूप में जाना जाता है। अब ये जो फौजदारी वाद होते हैं ये आपके क्या होते हैं? ये क्षतिपूर्ति नहीं होती है, बल्कि इसमें क्या होता है? दंड प्रदान किया जाता है। मतलब ऐसे वाद जिसमें दंड प्रदान किया जाए या ऐसा केस जो दंडात्मक हो उसे किस वाद के अंतर्गत रखा जाता है? तो उसे फौजदारी वाद के अंतर्गत रखा जाता है। अब इस फौजदारी वाद में जो भी आपने क्राइम किया, अपराध किया, उसी अपराध के संबंध में आपको जो दंड दिया जाएगा वो किस केस के अंतर्गत रखा जाता है? तो वो फौजदारी वाद के अंतर्गत रखा जाता है। और इस फौजदारी वाद की सुनवाई जो होती है वो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस नामक अधिनियम के तहत उसकी सुनवाई की जाती है। अब अगर जिले का मुखिया, डीजे या डिस्ट्रिक्ट जज अगर फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करता है तो उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो उसे सत्र न्यायाधीश के नाम से संबोधित किया जाता है। सत्र न्यायाधीश के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये प्रत्येक जिले में आपका एक जिला एवं सत्र न्यायालय होगा जिसका मुखिया डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। और ये डिस्ट्रिक्ट जज दो प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करता है, जिसमें सिविल वाद और फौजदारी वाद दोनों का आपके सामने हमने इसके संबंध में क्लियर कर दिया। अब आते हैं आपका मुंसफ न्यायालय। और ये जो मुंसफ न्यायालय होता है ये एक तरीके से आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही कार्यरत होता है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्यरत होता है तो इसमें भी एक तरीके से न्यायाधीश प्रत्येक ज़िले में मुंसफ कोर्ट में शामिल होते हैं। अब जब प्रत्येक ज़िले में मुंसफ न्यायालय होते हैं तो इसमें भी मुंसफ न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं, जिसे शार्ट में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जेएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। और इस मुंसफ न्यायालय में भी एक तरीके से सबसे निचले पायदान पे कौन सा न्यायाधीश होता है? तो जेएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जेएम से ऊपर आपके एसीजेएम होते हैं, जिसे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। और ये लोग भी एक तरीके से आपका दो प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करते हैं, एक सिविल केसेज और दूसरा आपका फौजदारी केसेज। लेकिन यहाँ पर इनके नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल आपका डिस्ट्रिक्ट जज के नाम में ही परिवर्तन किया गया है कि अगर ये सिविल केस की सुनवाई करता है तो उस एप्लीकेशन में इसे जनपद न्यायाधीश के नाम से संबोधित किया जाएगा। अगर फौजदारी केस में करता है तो उस कंडीशन में सत्र न्यायाधीश के रूप में संबोधित किया जाएगा। तो इस तरीके से इंडियन जुडिशियरी के जितने भी अंग हैं
वो सभी अंगों की चर्चा हो चुकी। अब इसमें मैं एक एक चैप्टर उठा करके आपके सामने इसका व्याख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करूंगा, जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के गठन, उसका शपथ, न्यायाधीशों की संख्या, उसका पद से हटाया जाना, कार्यकाल, ये सब अब हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये सर्वोच्च न्यायालय वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसमें आप लोग हेडिंग बना लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय। तो अब आते हैं आपका आर्टिकल वाइज। अभी तक तो आप लोगों ने हर न्यायालय के बारे में बेसिक जानकारी आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल वाइज, और उस आर्टिकल वाइज में आपका टॉपिक कौन सा हो गया, पहला न्यायालय आपका हो गया सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक। और इसी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आपका आर्टिकल वाइज अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और इस सुप्रीम कोर्ट में आपका सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गठन के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो गठन है, सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका अनुच्छेद 124(1). 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय का गठन दिया गया है। अब इस गठन के संबंध में क्या कहा गया है, तो गठन के संबंध में ये कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट मत समझिएगा, इसको शॉर्ट में हम एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक। अब ये जो उच्च न्यायालय होगा, ये गठित होगा, किससे मिलकर गठित होगा, तो ये गठित होगा मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से। तो इस तरीके से आपका अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और ये सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर गठित होगा। अब यहाँ पर आते हैं, जैसा कि हमने बताया कि मूल रूप से संख्या मतलब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मूल रूप से संख्या कितनी थी, तो सर्वोच्च न्यायालय में मूल रूप से जो संख्या थी वो आपका 8 थी। 8 का मतलब जिसमें आपका 2 डाटा बना सकते हैं, एक आपका हो गया एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 जो थे वो अन्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। तो जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तो उस समय मूल रूप से 8 न्यायाधीश शामिल थे, और 8 में आपका एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। उसके बाद से जैसा कि हमने बताया है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो अधिकार दिया गया है, वो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। तो समय समय पर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे आपका सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होती रही। जैसे कि आपका इसके पश्चात आपका 1956 और 1956 में 8 न्यायाधीशों से संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई, ये 11 कर दी गई। उसके बाद से आपका 1960 में यह संख्या कितनी कर दी गई, तो 1960 में यह संख्या आपका 13 कर दी गई। न्यायाधीशों की कुल संख्या सर्वोच्च न्यायालय में 13 कर दी गई। उसके बाद से 1977 में कितनी कर दी गई, तो 1977 में जो आपका किया गया वो आपका 17 न्यायाधीश कर दिया गया। तो इस तरीके से समय समय पर आपके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि जो है वो सर्वोच्च संसद के द्वारा की जाती रही। 2019
इस पॉइंट को नोट रखिएगा कि 2019 से आपका सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी कर दी गई, तो 2019 से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 कर दी गई, जिसमें आपका एक सीजे तथा 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, अन्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अब आते हैं इसका नियुक्ति। अब उसके बाद से नियुक्ति मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, और इस नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो वो दिया गया आपका अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत प्रदान किया गया है। 124(2) के अंतर्गत नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ये जो भी न्यायाधीश हैं, अगर आप चाहें तो यहीं पर डायग्राम के रूप में बना सकते हैं और एरो मार्क लगा दिया, एरो मार्क में अब इनकी नियुक्ति, और इनकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किस आर्टिकल में, तो 124(2), और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो ये नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इस नियुक्ति वाले हेडिंग को हटा सकते हैं और इसी डायग्राम में ही आपका संख्या और संख्या कह सकते हैं या गठन कह सकते हैं, गठन के बाद से जो भी न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है, उन न्यायाधीशों की संख्या या उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं कि अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर गठित होगा। अब मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी, जबकि 8 थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। 2019 के पश्चात जो भी न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया है वो संसद को दिया गया है, और समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय में संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती रही। 2019 के पश्चात या 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। अब इन न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान 124(2) में दिया गया है, जो कि किसके द्वारा किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब जब नियुक्ति होगा तो जाहिर सी बात है कि इनकी योग्यता का भी निर्धारण कुछ न कुछ रहा होगा। योग्यता, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में जो प्रावधान दिया गया है वो आपका आर्टिकल 124(3) में दिया गया है, आर्टिकल 124(3), और इसी आर्टिकल 124(3) के अंतर्गत आपके न्यायाधीशों के योग्यताओं के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो योग्यता में जाहिर सी बात है कि किसी भी पद पर आसीन होने के लिए पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि कोई भी विदेशी व्यक्ति आकर के भारत में न्यायाधीश का पद धारण नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट योग्यता में क्या निकल गया कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, तो दूसरा योग्यता ये होनी चाहिए कि वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। तो दूसरा पॉइंट आपका निकल आया कि किसी उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में, HC का मतलब हाई कोर्ट में, वो क्या कर चुका हो, न्यायिक पद धारण कर चुका हो, न्यायिक पद धारण कर चुका हो। न्यायिक पद धारण करने का मतलब वो जज के रूप में काम कर चुका हो। होता ये है आपका कि जो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्य किए हुए व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को सर्वोच्च न्यायालय में प्रमोट करके पहुंचाया जाता है। उनको एक तरीके से प्रोन्नति दे करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की
नियुक्ति की जाती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की डायरेक्ट वैकेंसी कोई नहीं आती। यहाँ तक कि आपका हाई कोर्ट की भी डायरेक्ट वैकेंसी कोई नहीं आती। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीनियर जज हो जाते हैं, उसी सीनियर जज को हाई कोर्ट में नियुक्ति प्रदान की जाती है, और उस हाई कोर्ट में ऐसा व्यक्ति या ऐसा न्यायाधीश जो 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, सीनियर हो चुका है, तो उसी को उठा करके आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। तीसरा इसमें ये पॉइंट आता है कि योग्यता में ये तीसरा पॉइंट है कि वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में वो क्या कर चुका हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता का मतलब क्या होता है? अधिवक्ता का मतलब होता है एडवोकेट। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक एडवोकेसी या एडवोकेट के रूप में या अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। या फिर आपका चौथा कंडीशन ये होता है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, पारंगत विधिवेत्ता हो। पारंगत विधिवेत्ता का मतलब क्या हो कि पारंगत विधिवेत्ता का मतलब वो कानून की जानकारी विशेष तौर पर रखता है, और राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को ये जानता है, समझता है कि वो आपका क्या है, पारंगत विधिवेत्ता हो या उसके पास लॉ की अच्छी जानकारी है, तो उसे न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो आपका अनुच्छेद 124(1) हो गया, 124(2) जिसमें नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 124(3) में आपकी योग्यता दी गई है न्यायाधीशों की। तो आपका ये 3 हेडिंग, गठन, नियुक्ति और योग्यता, ये आप इसको कंप्लीट करिए। इसके बाद से जो हम अगला वीडियो लाएंगे उसमें आपका इनका कार्यकाल क्या होता है, शपथ वगैरह कौन दिलाता है, इनको पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।